मैं आज आपको दो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की कहानी सुनाना चाहूँगा। जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका नाम है फवाद हसन फवाद। ये मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इनके ऊपर बड़ा दबाव होता था। आप हैरान होंगे कि कितना दबाव होता था मियां नवाज शरीफ के दौर में। और दूसरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो आज़म खान हैं और ये इमरान खान साहब के दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। लेकिन इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कुशन्स दिए जाते थे और आज़म खान के लिए अमूमन पलकें बिछा दी जाती थी। बल्कि जनरल बाजवा साहब डायरेक्ट आज़म खान को कॉल करके उनसे कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर के पास अगर टाइम हो तो मुझे बताइएगा कि मैं आ जाता हूँ, या उनसे फ़ोन पे बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इतने ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम आज़म खान साहब को मिलती थी और इमरान खान साहब अपना हर मामला आज़म खान की तरफ भिजवा देते थे। और कोई भी शख्स को लेके उनके पास इशू आता तो कहते थे आज़म से बात कर लो। दो ही उनकी डार्लिंग्स होते थी, एक आज़म खान थे, दूसरे जनरल फैज़ थे। और अगर किसी को डंडा करवाना होता था तो वो कहते थे फैज़ के पास चले जाओ और मैं उसको कह देता हूँ। और अगर किसी को कोई फेवर देनी होती थी तो कहते थे आज़म के पास चले जाओ। तो उनके पास आज़म या फैज़, वो साहब कहना इमरान खान साहब अपनी तौहीन समझते थे। इमरान खान साहब किसी को साहब नहीं कहते थे। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे आज़म खान। अब हम फवाद हसन फवाद की तरफ आते हैं। फवाद हसन फवाद एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि फवाद हसन फवाद करप्ट था, या वो अकबरा परवरी करता रहा, या वो फेवरेटिज्म करता रहा, या उसने कोई गलत काम या कोई गैर कानूनी काम किया। और अब आज़म खान की जो फाइलें खुल रही हैं तो वो तो दुनिया हैरान हो रही है कि ये क्या साहब थे और ये क्या करते रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो 22 सितंबर 2022 का जो ऑडियो लीक हुई थी एक, जिसमें वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि हम साइफर पे एक मीटिंग बुलवा लेते हैं और मिनट्स तो मेरे हाथ में है, मैं उनको जैसे चाहूँ मैनिपुलेट कर लूँ। तो वो अब पता चल रहा है कि आज़म खान साहब वहाँ पे करते क्या रहे। अब फवाद हसन फवाद साहब जो हैं, जब वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वो अभी सर्विस में थे। फवाद साहब रिटायर नहीं हुए थे। तो उन्हें नैब लाहौर ने तलब किया और उन्हें नोटिस दिया गया था आशियाना हाउसिंग स्कीम का कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में आपने बड़ी गड़बड़ की है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसमें आपने एक पार्टी का या एक कंपनी का टेंडर आपने मनसूख करके दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया था। ये उनके ऊपर एतराज़ था या ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। और जब ये आशियाना हाउसिंग स्कीम के नोटिस पे नैब लाहौर में पेश हुआ, फिर इन्हें वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें 90 दिन नैब की हिरासत में रखा गया था। और अब दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इनका वज़न ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये कई जवानी में इनको चोट लगी थी इनकी बैकबोन पे और वहाँ से इनकी बैकबोन फ्रैक्चर हुई और उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी इनको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती थी, जिस वजह से इनका ज़ाहिर वेट बढ़ गया। तो अब ये आम ऑर्डिनरी जो इंडियन वाशरूम होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको कमोड चाहिए होता है। लेकिन वहाँ पे जब नैब की हिरासत में रखा गया तो इन्हें मजबूर किया गया कि ये इंडियन वाशरूम है जो कमोड है उसको इस्तेमाल करें ताकि ये ज़्यादा तकलीफ़ में, ज़्यादा अजियत में रहें। तो पहला तो ये मसला। फिर जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो इनके पास 3 ऑफिसर्स आए जो डायरेक्टर्स थे नैब के, और उन्होंने आके इनके सामने पौने 2 सफ़ात का एक पेपर रखा और उनसे कहा कि फवाद साहब आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इस पे दस्तखत करें चुप करके और उसके बाद आप घर चले जाएं, आपको हम अदालत में भी पेश नहीं करते, यहीं से आप सीधे घर चले जाएंगे। और अगर आप इस पे साइन नहीं करते तो फिर एक लंबी मुशक्क़त है जो आपको भुगतनी पड़ेगी, तो आप फैसला करें। तो उस पर फवाद हसन फवाद साहब का ये कहना था कि मैंने हल्फ उठाया हुआ है और लिहाजा मैं ज़िंदगी में कोई गड़बड़ नहीं करूँगा और ये जो आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं ये गलत है, मैं इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके जो गवाह हैं वो 3 डायरेक्टर्स भी हैं जो अभी भी सर्विस के अंदर हैं, मौजूद हैं और वो गवाही दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस वक्त उशर उसाफ, उन्हें भी इस्लामाबाद से तलब किया गया था और उन्हें भी कहा गया था कि आप इनको कन्विंस करें। तो वो भी उस वक्त ये मौके पर मौजूद थे जिस पर फवाद हसन फवाद ने इनकार कर दिया था। और उसके बाद फिर उन्हें मज़ीद बार बार उनको ये ऑफ़र की जाती रही कि आप ये कागज़ ले लें, हम आपका 164 का बयान नहीं करवाते, बस आपका एक साइन करके हम आपको घर भेज देते हैं, हम एहतियातन इसको अपने पास रखेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, अननेसेसरली इस पेपर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन फवाद हसन फवाद इस ट्रैप में नहीं आए और उन्होंने माज़रत कर ले। वो पेपर क्या था? वो पेपर में ये लिखा हुआ था कि जो आशियाना हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर मियां शहबाज शरीफ ने करप्शन की थी और मियां शहबाज शरीफ उसके ज़िम्मेदार है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मियां शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के दरमियान को ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद फवाद हसन फवाद ने वहाँ पे साइन करने से इनकार कर दिया। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही हैरानकुन था कि उन्हें बड़ी अजियत के अंदर एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया
फिर फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, फिर उनके लिए वॉशरूम का बंदोबस्त नहीं था, फिर उन्हें ज़मीन पे लिटाया गया, फिर उन्हें उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। उनके बारे में रोज़ खबरें लीक की जाती थी कि अब इनके इतने असासे निकल आए। इमरान खान साहब ने बल्कि बहुत पहले दावा किया था कि 14 अरब रुपए के इनके असासे हैं, और फिर जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया तो फिर पूरा मीडिया इस्तेमाल हुआ फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़। फिर मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने प्रोग्राम किए, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि स्पेन में भी इनकी प्रॉपर्टी निकल आई है। फिर ये भी बताया कि इनके 19 अकाउंट्स हैं और फवाद साहब के पास इन अकाउंट्स का कोई जवाब नहीं है। फिर ये बताया गया कि फ़्रांस के अंदर प्रॉपर्टी, फिर बताया गया स्पेन के अंदर प्रॉपर्टी, फिर बताया गया अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टी, फिर ये बताया गया कि लंदन में भी इनके बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी है। तो हर जगह पे उनको बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। फिर ये बताया गया कि इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदनी से मैच नहीं करते। फिर ये बताया गया कि रावलपिंडी के अंदर इनका बहुत बड़ा प्लाजा है जो तकरीबन 19-20 अरब रुपए का है। तो बहरहाल इससे चलते रहे, और इस दौरान जब तहकीकात हुई तो एक भी एक्स्ट्रा अकाउंट फवाद हसन फवाद का नहीं निकला। कोई प्रॉपर्टी नैब इस्टेब्लिश नहीं कर सका कि फ़ला जगह पर प्रॉपर्टी, लेकिन इसके बावजूद 90 दिन ये नैब की हिरासत में रहे और उसके बाद 16 महीने इनको कैंप जेल में रखा गया। मैं कैंप जेल में इनसे मिलने भी गया था और वहाँ पे भी इनकी कोई कंडीशन बहुत बेहतर नहीं थे। बल्कि ये बताते हैं कि एक बार इस तरह हुआ कि इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ऊपर से पंखा गिर गया, यानी पंखा तक इनके ऊपर गिराया गया था कि शायद ये ज़ख्मी हो जाए। फिर इनकी साहबजादी, उस वक्त उनकी एंगेजमेंट हुई थी, और फिर इनका ख्याल ये था कि मैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो चुका हूँ तो शायद कहीं एंगेजमेंट ना टूट जाए मेरी बेटी की। लेकिन फिर अल्लाह ने रहम किया और दूसरे लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी इनका साथ दिया। फिर उनको भी तंग किया गया, जो इनकी बेटी के ससुराल थे उनको भी, फिर इनके बेटे को भी तंग किया गया। तो हर जगह पे फवाद हसन फवाद को स्क्वीज़ करने की कोशिश की गई। सब दोस्तों से कहा गया कि आप इनको राज़ी करें कि ये सिर्फ एक पेपर पे साइन करने हैं इन्होंने और इनकी जान बच जाएगी और उसके बाद ये घर चले जाएंगे। लेकिन फवाद हसन फवाद जो थे डटे रहे, और डटे रहने के बाद ये तकरीबन 19 महीने बाद ये रिहा हुए, और रिहाई भी इनकी जो है वो बहुत कोई अच्छे तरीके से नहीं हुई, बल्कि जनरल बाजवा साहब को इनके ऊपर तरस आ गया था। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि यार उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो अब आप उसको रिहा किया जाए। तो उस वजह से जनरल बाजवा साहब की इंटरवेंशन से इनको रिहाई मिली थी, वरना इमरान खान साहब इनको रिहा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फवाद हसन फवाद एक करैक्टर हैं कि जिन्होंने पूरे करैक्टर का मुजाहरा किया, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने जबर बर्दाश्त किया। 19 महीने वो जेल के अंदर रहे, उसमें सर्दियाँ भी आई, गर्मियाँ भी आई, फैमिली नहीं मुलाकात कर सकती, खाना इनको नहीं दिया गया क्योंकि किताबें नहीं दी जाती थी। तो बहुत बुरे हालात में फवाद हसन फवाद 22वें ग्रेड का ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ ये सलूक हुआ, और ये इसी दौरान, उसी कैद के दौरान रिटायर हो गए। इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई और फिर रिटायर हो गए। और उसके मुकाबले में अगर आप आज़म खान को देखें तो आज़म खान भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सर्विस की, और वो स्याह और सफ़ेद के मालिक होते थे, जो चाहते थे वो हो जाता था। इवन वुज़रा का फ़ैसला वो करते थे कि किस वज़ीर को कैबिनेट में होना चाहिए, किस वज़ीर को कैबिनेट से नहीं निकाल दिया जाए। बड़े बड़े फ़ैसले उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किए, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने दाएँ से बाएँ कर दिया। आईजीज़ लगाया करते थे पाकिस्तान में, चीफ सेक्रेटरीज़ का फ़ैसला किया करते थे, सफ़ीरों बड़े बड़े ठेके आज़म खान के जो दस्तखतों से जारी किए जाते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज़म खान की वजह से पाकिस्तान के अंदर हुई या पाकिस्तान के अंदर होने से रह गए। इतना ताकतवर आदमी जो सब कुछ मैनेज करता था, जो इमरान खान साहब की आंखें होता था, उनके कान होता था, उनकी ज़ुबान होता था, उनके हाथ होता था, उनके पाँव होता, सब कुछ वही था। लेकिन जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो अब इनको गायब किया गया, या ये गायब हो गए, या अपने दोस्त के पास गए, या इनके ऊपर दबाव डाला गया। ये तो एक मिस्ट्री है ज़ाहिर है। लेकिन इस आज़म खान ने 1 महीना नहीं निकाला, और 1 महीने से कम टाइम पे ये अपने उस मौसन के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए कि जो इनको खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आए थे और जिसने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी थी, और उसके ख़िलाफ़ ये वादा माफ़ गवाह बन गए। तो अब 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ को देखिए, एक फवाद हसन फवाद है जो 19 माह कैद बर्दाश्त कर गया, लेकिन उसने हाँ नहीं की। और हाँ भी उसने किसके ख़िलाफ़ करनी थी? मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ करनी थी, जिनके इनके साथ कोई आइडियल रिलेशन नहीं थे, बड़े बुरे रिलेशन थे। लेकिन इसके बावजूद फवाद हसन फवाद अपनी जगह पे डटा रहा, उसने पाँव की मट्टी किसी साइड से निकलने नहीं दी। और उसके मुकाबले में आप आज़म खान को देख लीजिए कि आज़म खान साहब जो हैं 1 महीना नहीं निकाल सके, और इन्होंने ना सिर्फ 164 का बयान दे दिया, बल्कि अब ये वादा माफ़ गवाह बनने के लिए भी तैयार है। तो ये करैक्टर होता है जिसका जिक्र करना पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब मरदम शनास नहीं, ये हमेशा ऐसे लोगों पर रिलाई करते हैं
कि जिनका कोई पेंदा नहीं होता, जिनकी कोई बेस नहीं होती, जो इसी तरह लुढ़कते रहते हैं। ये हमेशा दूसरों को बुरा कहते रहे, लेकिन अब ये अपनी दरियाफ्त देख लें कि इन्होंने कैसे कैसे नमूने पाले हुए थे, नमूनों ने क्या किया इमरान खान के साथ। तो ये इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है होश के नाखून लेनी चाहिए, इनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपने कान खोलने चाहिए, और उसके बाद अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये वो लोग थे जिनके साथ मैं रियासत मदीना बनाना चाहता था, ये वो लोग थे जिनके ज़रिए मैं पाकिस्तान को तब्दील करना चाहता था। यानी आपकी टोकरी में सारे अंडे गंदे थे, कोई अंडा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, जिसकी इंटेग्रिटी पे आप सलाम पेश कर सकें, जिसकी इंटेग्रिटी पे आप फ़ख्र कर सकें। तो आप जिस तरफ देखते हैं वो लोग थोड़ा सा प्रेशर भी नहीं बर्दाश्त कर सके। इनके वो वर्कर जो ये चाहते थे कि हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान को बदल के रख देंगे, वो देख लें वो अपने घरों से जब गिरफ़्तार किए गए तो उन्होंने एक एक दिन के अंदर टर्टर बोलना शुरू कर दिया। और इनके वो वज़ीर जो कभी तकब्बर के घोड़े से नीचे नहीं उतरते थे, मुझे अली ज़ैदी साहब याद हैं, इमरान इस्माइल साहब याद हैं, मुझे आमर कैनी साहब याद हैं, असद उमर साहब याद हैं, बहुत सारे लोग हैं। और अब तो परवेज़ खटक साहब के साथ जो लोग मौजूद हैं, इन सबको देख लें, इन सब का माजी देखें कि आप इनको हर वक्त आप माजी में इनको अना के तकब्बर के तख्त के ऊपर बैठा हुआ देखेंगे। ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, और ऐसे महसूस होता था कि नाउज़ बिल्ला इनके ऊपर कोई डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात नाज़िल हो रहे हैं और ये खुदा बने हुए थे। लहजे देखें इन सब के। लेकिन उसके बाद जब मामूली सी सख्ती आई तो इन्होंने उस शख्स का साथ छोड़ दिया कि जो शख्स इन्हें सियासत में लेकर आया, जिस शख्स ने इनको वजारतें दी, जिस शख्स ने इनको इज़्ज़तें दी, जिस शख्स ने इनको ओहदे दिए, जिस शख्स ने इनको आगे बढ़ाया। तो ये है ट्रेजेडी कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कसूर ये है कि इन्होंने जब भी कोई बंदा चूज़ किया, इंतहाई छोटा बंदा चूज़ किया, एक ऐसा बंदा चूज़ किया जिसके पास ना ज़मीर था और ना ही वो खड़ा होने वाला शख्स था। तो आज इमरान खान साहब अकेले हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने के बाद अपनी सियासत को दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए, और वो तमाम लोग जिन्होंने इनके साथ धोखा किया उन सबको सलाम करके अपने आप को आगे लेके जाएं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये दोबारा एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के, बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन के वापस आएँ। लेकिन अगर ये इसी तरह मामलात पर डटे रहे तो मुझे वो वक्त दूर नहीं लग रहा कि जब इनके अपने घर वाले भी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनके अपने घर वाले भी इनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। और अगर वो वक्त आ गया तो खान साहब किसको क्या मुंह दिखाएं।